अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। कराची के शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताहाल परेशान है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से जिन इलाकों को मुस्तस्ना करार दिया गया था वो भी परेशानी के आलम में कि इलेक्ट्रिक को कोसने पर मजबूर हैं। इत्तेहादियों ने धरना दिया और विफाकी वज़रा ने तिफ़ल तसलियाँ, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। दूसरी तरफ ये कि माज़ी की हुकूमतों पर भारी भरकम कर्जों के हवाले से तनकीद करने वाली तब्दीली सरकार खुद अपने 2 साल इक़्तिदार के अंदर 10,000 अरब रुपए का कर्ज ले चुकी है, जिसके बाद औसतन 14.2 अरब यौमिया कर्जा लिया जा चुका है। अब 2 साल हुकूमत करने के बाद, 2 माली साल के बजट पेश करने के बाद क्या अब भी पीटीआई की जस्टिफाई कर सकती है कि ये सब माजी की हुकूमतों का किया धरा है, उसमें उसका कोई रद्द अमल या कोई उसकी कारकर्दगी शामिल नहीं है। एक और अहम मामले पर बात करते हैं। आलमी दायरा सेहत के डीजी ये बयान दे रहे हैं कि अगर बुनियादी इक़दामात पर अमल नहीं किया गया तो ये वबा फैलती चली जाएगी। हमारे लिए ये बात इसलिए बाइस तशवीश है कि ठीक 2 से 2.5 हफ्तों के बाद ईद उल अज़हा की आमद है, जबकि ईद के चंद हफ्तों बाद मुहर्रमुल हराम का आगाज हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बिगचौथाई साहब। इनमें से बहुत शुक्र प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी, सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जुनैरा असद साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी और अज़हर उम्मी साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों की, जहाँ पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताहम विफाकी वजीर असद उमर साहब ने पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म होने का वादा किया। जब ये वफा ना हुआ तो उन्होंने के इलेक्ट्रिक को वार्निंग भी दे दी, जिसके हवाले से कल हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की थी। लेकिन वो वार्निंग दिए हुए भी 24 घंटे गुजर गए। कराची की मुश्किलात जो हैं वो वहीं की वहीं हैं। अब के इलेक्ट्रिक पे धरे के धरे हैं, लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। असद उमर साहब का वादा भी वफा नहीं हुआ, तो क्या हुकूमत को के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर अब कर लेना चाहिए? नासिर बिगचौथाई साहब, आपसे आगाज़ करूँ, बताइएगा। हम पहले भी इस पर डिबेट करते रहे हैं, बार बार इस मामले पर इसलिए बहस की जा रही है ताकि किसी न किसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के जरिए ही सोई हुई हुकूमत को किसी तरह से जगा दिया जाए। आप समझते हैं कि इतना सब कुछ हो गया इन 3-4 दिनों में, अब तो जाकर विफाकी हुकूमत को फेडरल को से टेक ओवर कर लेना चाहिए? असद उमर साहब का जो दावा था, तो वो दावा बहुत है, यूं तो राजी में आपको तूले शबे फराक जरा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये तूले शबे फराक है, ये चौथी रात है जो कराची वालों की बड़ी तादाद ने बगैर बिजली के और वादों के साथ गुजारी है। मैंने अर्ज़ किया था, कल परसों एक शेर पढ़ा था गालिब का, कल एक तीसरा पढ़ा था कि गज़ब किया तेरे वादे पे तबार किया, और आज पढ़ रहा हूँ तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। कराची का लियाक़ाबाद का इलाका, कायदाबाद का इलाका, लांडी कोरंगी, जहाँ छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, कच्ची गलियाँ हैं, जहाँ पर वैसे भी ज़िंदगी की सहूलतें मौजूद नहीं हैं, जहाँ के लोग मार खाए हुए लोग हैं, उनको आपने 2 बल्ब बिजली भी देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उनके 2 पंखे भी नहीं चल रहे हैं। आप झूठ बोलते रहते हैं, आप मुस्तकिल अहमकाना, बल्कि हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दावे करते हैं और बेवकूफ़ आप खुद बनते हैं। कि इन्हें जो दावे किए थे, मैंने आपसे 2 रोज़ पहले कहा था, झूठे दावे। मैंने कहा था असद उमर पर मैं एतबार करता हूँ, लेकिन अब वो एतबार मेरा हिल गया है, वो एतमाद मेरा हिल गया है। आज जब उनको मैंने खिताब करते हुए देखा MKM के इज्तिमा में फेस सेविंग के लिए, वो भी फेस सेविंग कर रहे थे, तो वो कह रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे कराची के अवाम को। और एक साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इसको प्राइवेटाइज किया था। खुदा का खौफ करें, पढ़ लें, कुछ पढ़ लिख के आ जाया करें। 205 पे प्राइवेटाइज हुआ था। उस वक्त कौन था हुकूमत के अंदर, उसको भी अंदाज़ा लगा लें। कौन कौन वहाँ बैठा था, अंदाज़ा लगा लें। कितने में बिका था ये कौमी असासा जो 1950 में बनाया गया था और 1930 में शुरू हुआ था, ये कितने में बिका था? ये सब चीज़ कौमें फ़रोख्तन बच्चे अर्जा फ़रोख्तन, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। जितना उन्होंने इन्वेस्ट आपको पैसा दिया पर यूनिट, वो कब का वापस ले चुके हैं वो आपसे, और आप आपको वो मैंने पहले कदम मामू बना रहे हैं, अब बड़ा मामू बना दिया। तो अब मेरा ख्याल तो ये है कोई और रास्ता नहीं है इनके पास। कल भी मैंने कहा था, जनरल साहब ने भी एग्री किया था
कोई धमकी नहीं, कोई वार्निंग नहीं। बहुत वार्निंग हो चुकी, लेके बैठ जाएं आप एग्रीमेंट को, उसमें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उन्हें पूरी नहीं की हैं। आपकी सॉवरेन गारंटी के साथ आपने गारंटी दी थी, आप वो गारंटी तमाम पूरी करते रहे। गैस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, आपको फंड दे रहे हैं, अपनी जिंदगी दे रहे हैं। हमारे लोग मर रहे हैं और ये सिंध गवर्नमेंट का कसूर है, ये सिंध गवर्नमेंट का कसूर है कि केई के तारों से कराची के लोग मर रहे हैं और वो FIR काटने के बाद चुप हो जाती है। और फेडरल गवर्नमेंट ने तो हद कर दी है। कितना पालेंगे आप इनको, कितना लहू पिलाएंगे अपना, कितनी अपनी जिंदगी इनके हवाले, इन पे नछावर कर देंगे आप। कौन लोग हैं ये? रिचर्ड हाल ग्रुप वाले लोग हैं ये, बिल्कुल वही लोग हैं। और मैं तो एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, कल मुझे कहने की भूल गया कि 13 जुलाई के जो शहीद थे हमारे कश्मीर के 1931 वाले, हम उनको सलाम करना भूल गए। और कल हमने एक ऐलान किया, मैं तो हैरत होता हूँ कि इस हुकूमत के पास कोई शेड्यूल नहीं है। कल इन्होंने ऐलान किया कि हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड खोलना है इंडिया के साथ। हमें शर्म भी नहीं आई। वो वहाँ फातिहा पढ़ रहे थे और हम यहाँ अफगान ट्रांजिट ट्रेड का खुशखबरी सुना रहे थे हिंदुस्तान को, और वहाँ जश्न हो रहा था। तो हमारा, मेरा ख्याल है, अक्ल नहीं, अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास लफ्ज़ हैं, माजी में ये हुआ, आज ये हुआ, आज हमने इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा वापस कर दिया। आपने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया कल वाले मामले पर। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, कब तक की डिबेटिंग कंपटीशन लगता रहेगा? MKM इत्तेहादी है, धरना दे देती है, जाके विफाकी वज़रा उसमें शिरकत इख्तियार कर लेते हैं, दावे वादे एक बार फिर से हो जाते हैं। ये तो तय था कि इलेक्ट्रिक जो कह रही है वो तो नहीं होगा। असद उमर साहब से थोड़ी बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी भी, वो भी नहीं हुआ। अब जबकि ना के इलेक्ट्रिक कुछ कर रही है, ना असद उमर साहब कुछ कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों ना खुद ही टेक ओवर कर ले मामले को और के इलेक्ट्रिक को बिलखुसूस? देखें, फेडरल गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मैच फिक्स है। वो दोनों टीमें मैच फिक्स करके आपस में खेल रही हैं और आवाम को मामू बना रही हैं, और हम समझ रहे हैं कि मैच फिक्स नहीं है और बड़ा सख्त और बड़ा वाकई मुकाबला हो रहा है हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक हैंड इन ग्लव्स हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही पेज पर इस वक्त हैं और मिलकर कराची के अवाम का जो साथ जुल्म कर रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि नेपरा ने 10 जुलाई को हेयरिंग की और आज कैबिनेट की में कहा गया है कि चलें इस मामले को एनर्जी कमेटी को भेज देते हैं, परसों असद उमर को भेज दिया, आज पीपल्स पार्टी पर डाल दिया, परसों काफ लीग पर डाल दिया। फिर मैं समझता हूँ कि ये जो उज़ैर बलोच वाला इशू भी उठाया गया है, ये दरअसल लोड शेडिंग से और ये जो मैच फिक्स किया है अब के साथ हुकूमत ने कराची के लोगों के साथ जुल्म करने के लिए, उससे नॉन इशू को इशू बनाकर असल इशू को पीछे फेंकने की कोशिश है। अली जादी साहब को उज़ैर बलोच की JIT तो 3 साल पुरानी बड़ी याद है, कराची की लोड शेडिंग नहीं याद है। फैसल वाडा साहब को नहीं याद है जो कराची से गुजरा है। नॉन इशूज़ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और असल इशू से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ इस वक्त ये साबित हो गया है कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक मिलकर फिक्स कर कराची के आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। वरना जिस पीपल पार्टी को गाली दी जाती थी, वो पीपल पार्टी तो पंजाब के हिस्से की बिजली भी कराची को दे रही थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान कैंप लगाया हुआ था, और यही के इलेक्ट्रिक था। उस वक्त कराची को 300 मेगावाट 200 मेगावाट ज़्यादा दी जा रही थी कि वो एक इकनॉमिक हब है, उसको चलाना है, मईशत को चलाना है, इस नैरेटिव के साथ। आज कहते हैं हम बिजली भी नहीं दे सकते हैं, आज कहते हैं वो बिजली बना भी नहीं सकते हैं, हम दे नहीं सकते हैं, वो बना नहीं सकते हैं। मेरा मतलब है मैच फिक्स है, आप समझें, मिलकर मामू बनाया जा रहा है, एक ही पेज पर है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कौन किसका दोस्त है और किसकी दोस्तियां कहाँ से जाकर मिल रही हैं। सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस मीडिया पे नहीं भी चल रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। लेकिन ये नेपरा आज जो काबीना में, मतलब ये काबीना की आज मीटिंग कराची में होनी चाहिए थी। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, मईशत है, दरवाज़ा है, सारी कैबिनेट को और वज़ीर आज़म को जाके कराची बैठना चाहिए, इस मसले का हल करके वापस आना चाहिए। बिल्कुल 4 रोज़ हो गए, कराची के अवाम बहुत टाइम है, इसके लिए बात की जाए तो
1 घंटे की नींद पूरी करना भी उनके लिए इस वक्त वबाले जान बना हुआ है उनके लिए। बैक टू द क्वेश्चन, जनरल साहब, हम यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रिक के हवाले से मुजम्मिल साहब ने कहा कि मैच फिक्स है। वाकई 3-4 रोज हो गए, कराची का टेम्परेचर भी हम देख रहे हैं, कराची में खासी गर्मी पड़ती है और आज भी वहां पर 35 से 37 है। ना दिन में आराम है शहरियों को, ना रात में सुकून है। फेडरल गवर्नमेंट को आवाम के सुकून के बारे में कुछ तो ख्याल करना होगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वाकई बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है और तकलीफदेह है। कराची के अवाम लाजमी बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रहे हैं और इसका हल भी फौरी चाहिए था। लेकिन ये टेक ओवर वाला किस्सा जो है वो मशकूक है इस लिहाज से कि पता नहीं इनके एग्रीमेंट्स में है क्या कि टेक ओवर कर भी सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हम कल भी बात कर रहे थे वो ये है कि इसकी तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस वो मोटो ले लें, हुकूमत नहीं कर रही तो वो वो मोटो ले लें और इसकी तहकीक हो, इसको सुना जाए ताकि पता तो चले कि खराबी है क्या, फेलियर्स क्या है। अगर फ्यूल का मसला है, फ्यूल नहीं दिया जा रहा तो उसको ना सिर्फ एड्रेस करना, बात यह है कि आप लोगों को सदा दे दें, तादीबी कार्रवाइयां होती रहें। लेकिन असल मसला तो ये है कि आपने कराची के अवाम की मुश्किल हल करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो है। उसके बाद आप बेशक वो तहकीक करके तो जिसको भी सजा देनी है देते रहें, या जो जिस पे इल्जाम आता है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि इसको ऑन प्रायोरिटी हैंडल किया जाए और इसकी तहकीक करके और इसकी दुरुस्ती करके तो फिर अवाम को पहले रिलीफ पहुंचाया जाए, फिर आगे बात की जाए। तो मेरा ख्याल है कि टेक ओवर तो इसका हल नहीं है। असल हल यही है कि आप इसको दुरुस्त करने की तरफ जाएं। एक चीज जो NBC ने बात की, मैं थोड़ी सी उस पर वजाहत कर दूं। ये जो अफगान ट्रेड का किस्सा है ये बड़ा सेंसिटिव है इस लिहाज से कि ये यकतरफा ट्रेड है। इसमें इंडिया को सहूलत नहीं दी गई कि वो अपनी प्रोडक्ट्स ट्रक्स में लाद के तो वापस भेजें। अफगानियों का मसला था कि उनको बायर अपने फ्रेश फ्रूट्स भेजने पड़ रहे थे, जिनकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी और उनको वहां भेज के कंपटीशन में मुश्किलात पेश आ रही थी। और ये हमारे एग्रीमेंट में मौजूद है कि हम अफगानियों को इजाजत देंगे। लिहाजा आज अफगानी ट्रक जाते हैं, वाघा पे वो अपना सामान उतार देते हैं, वहां से वो भारतीय ट्रकों में लोड कर दिया जाता है और चले जाता है। तो भारत को कोई सहूलत नहीं दी गई, सहूलत दी गई है अफगानियों को, जो कि उनके एग्रीमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। और ये तरीकाकार कोविड ये कोरोना के आने से पहले तक ये तरीकाकार बदा था और चल रहा था। कोरोना की वजह से बंद हुआ और उसको रिस्टोर कर दिया गया। सही। रज़ा रूमी साहब, जनरल साहब कह रहे हैं कि टेक ओवर कर लेना मामले का हल नहीं है, बेहतर ये कि दायरे में रिफॉर्म्स लेकर आ जाए, सिस्टम को तब्दील किया जाए कि इलेक्ट्रिक के हवाले से नहीं टेक ओवर करना चाहिए गवर्नमेंट को के सूरत हाल के पेश नजर। देखिए, सही जो बात है कि मुझे उनके माहिदे का इल्म नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी डिटेल से पता लगेगा कि जब के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया था तो उसमें क्या शिकें थी और क्या कंडीशंस थी। लेकिन अगर उसमें इस तरह की ऑप्शंस हैं तो बिल्कुल ये स्टेप उठाया जा सकता है। लेकिन फिलफौर जो मसला है वो मसला जैसे पहले कहा गया, वो तो अभी लोगों की जो तकलीफ है उनको दूर करने का मसला है। कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब है, सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 6th या 7th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है और उसमें ये सूरत हाल बन गई है। इसका देखिए, इसके असरात कितने ज़्यादा कितने गहरे होते हैं कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर, लोगों की जिंदगियों के ऊपर, और लॉ एंड ऑर्डर का इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो खदशा भी बन सकता है अगर ये मामला इस तरह चलता रहा। तो बात यह है कि जो हमारे वुज़रा हैं इस गवर्नमेंट के PTI के, वहाँ से कराची से अली ज़ैदी साहब, देखिए वो पिछले कई दिनों से वो JIT रिपोर्ट्स के ऊपर उनकी सारी तवज्जो है। इसी तरह जो उनका काम है, यानी कि जो उनके हल्के के जो मसाइल हैं, फैसल भाडो साहब भी कराची के ही सही मुंतखब हैं और PTI के अच्छे खासे MNAs और MPs हैं। लेकिन आप देखें कि उनकी तवज्जो इसके ऊपर नहीं है। उनकी तवज्जो इस पे है कि PPP है, वो उसने ये सारा काम किया था, और उज़ैर बलोच कौन है और वगैरह वगैरह। भाई बात यह कि इस वक्त लोगों को इतनी सख्त मसले का सामना है, सारी एनर्जी, सारी तवानाई जो है वो इसके ऊपर सर्फ होनी चाहिए कि कराची के मामलात किस तरह ठीक किए जाए, ख़ुसूसन बिजली का जो मसला है। रही बात के इलेक्ट्रिक के ये किस तरह गया,
और कौन सबसे बड़ा उसमें शेयर होल्डर था, ये भी सब अब डिटेल सबके सामने है, और उनके ताल्लुकात किस पार्टी के साथ हैं, कौन कौन सी पार्टीज के साथ हैं, वो भी सबको मालूम है। और अबराज ग्रुप जो है वो इस वक्त बैंक्रप्सी के आलम में है, और उनके जो सीईओ थे वो भी गिरफ्तार हुए यूके में, और ये सारा मामला शायद ये भी इसकी भी कोई असर होगा, लेकिन ये सारे मामला देखने पड़ेंगे और हंगामी बुनियादों के ऊपर वार्निंग देने से, तवज्जो हटाने से, डिफ्लेक्ट करने से कोई मसला हल नहीं होगा। उससे आपको बार बार यही साबित होता है कि शायद ये हुकूमत जो है लोगों के मसाइल हल करने में कम सीरियस है, और अपने जो मुखालिफिन हैं या साबिक गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर हर वक्त इल्ज़ाम तराशी करने के लिए ज़्यादा तैयार है। तो इस तरह मसला हल नहीं होगा। इसके ऊपर फिल फौर जो है वो एक्शन करना चाहिए, और अगर के इलेक्ट्रिक को इस पर कोई आपने हर्जाना करना है या उनको पनिश करना है जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से, तो वो भी मुमकिन है। सही। जुनैरा, आपकी तरफ आने से पहले सिर्फ 4 पॉइंट्स में यहाँ पर ऐड कर लूँ। अवाम अलग परेशान है, ताजिर बिरादरी अलग परेशान है, केबल ऑपरेटिंग एसोसिएशन के ओहदेदारान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी परेशान, कारोबार जिंदगी भी मफलूज है, जैसे कि हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं। हुकूमत को ये सूरत हाल देख कर के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करना चाहिए। मेरे ख्याल है इट्स बीन 6-7 डेज नाउ कि हम इस टॉपिक को कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, और ये न्यूज का हिस्सा भी है। और अगर आप एक पैटर्न देखें तो सिर्फ ब्लेम गेम्स चल रही हैं। कोई 19 आवर्स पहले की न्यूज है जिसमें PSO कह रहे कि जी 5 मंथ्स डिमांड ही हमसे लेट मांगी इन्होंने फर्नेस ऑयल की। अब बात यह है कि दिस इज नॉट द टाइम कि आप ये डिस्कस करें कि डिमांड कब आई, सप्लाई कब जाना था। अभी तो लोग बेचारे वहां पे सफर कर रहे हैं, और आपने उनको दीवार के साथ लगा दिया है। इस दौर में, इस डिजिटल एज में आप समझ रहे हैं कि लोगों का एनर्जी के बगैर गुजारा होगा, और कल को अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या अगर कराची के लोगों को एनर्जी सप्लाई, बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए जाते तो शायद फलाफला चीजें ना होती। फिर हम बैठ के ये डिस्कशन कर रहे होंगे, बिकॉज इतनी गर्मी में मेरा नहीं ख्याल कोई भी सैनिटी प्रिवेल कर सकती है। कोई भी सिचुएशन वहाँ हो जाएगी, उसे कौन कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, पेरेंट का एक कैरेक्टर होता है जो प्ले करना होता है गवर्नमेंट में, चाहे किसी भी प्रोविंस में कोई भी इशू हो, वफाक में आके रोल प्ले करना होता है। अब अगर ये कंपनी है जिसका नाम के इलेक्ट्रिक है, जो कहती है जनरेट भी हम करेंगे, ट्रांसमिट भी हम करेंगे पावर, और डिस्ट्रीब्यूट भी हम करेंगे, एंड यू कैन क्लियरली सी कि उनसे इनमें से कुछ भी नहीं हो सक रहा, तो आप सिर्फ बयानात ही देते रहेंगे। मेरा ख्याल है मॉरली जो बहुत मॉरल हाई ग्राउंड की बात होती थी, तो इस सब से रिजाइन कर देना चाहिए मुतल्लिका लोगों को, और कह दें कि हमसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, बिकॉज इट्स अबाउट ह्यूमन लाइफ। इस सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज ये है कि हमने वायलेंस भी देख ली कराची में, हमने मिलिट्री ऑपरेशन या रेंजर्स ने जो कार्रवाइयां करके चीजों को कंट्रोल में करके एक बड़ा सुकून के माहौल में आपको सिटी वापस किया, और अभी देख लें बैड गवर्नेंस ने उसको दोबारा कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो टेक ओवर और नो टेक ओवर, दे नीड टू टेक एक्शन और दे शुड गो। ठीक, एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने भी हाथ खड़ा किया। मैंने ये नहीं कहा कि अफगान इंडिया ट्रेड ट्रांजिट ट्रेड बहाल हो गई, मैंने कहा अफगान ट्रेड बहाल हो गई। और मेरा दूसरा एतराज ये था अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहाल हो गई। दूसरा एतराज ये था वो भी हो जाएगी, अफगान इंडिया फिक्र न करना। दूसरा था कि कल जब हम कब्रिस्तानों में जाके फातिहा पढ़ रहे थे, कब्रों पर जब कब्रों पर हम फातिहा पढ़ रहे थे, उस वक्त क्यों आप आज कर लेते, आप आज कर लेते, मुझे कोई इतराज नहीं होता, क्योंकि वो एक पिछला दौर था, दोबारा बहाल हो जाता करोड़ों के बाद, मुझे कोई इतराज नहीं होता। कल क्यों, कल सिग्नल क्या है? मेरा सवाल ये था। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी।
नहीं एनबीसी में तो इस पर बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। आप अपने कल वाले पॉइंट के हवाले से अपना कमेंट ऐड करना चाह रहे थे, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, लेकिन अपने की तरफ आते हुए मैं यहीं पर बात करूंगी कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तज्जियाकारों का यही समझना है कि अगर इस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद है इस मुआहदे के तहत कि टेक ओवर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से किया जा सकता है, तो हुकूमत को फौरी तौर पर इस किस्म का कोई एक्शन लेना होगा ताकि कराची के आवाम को सुकून फ्राहम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट के अब तक की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं कि हुकूमत अब तक 10,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी है, जिससे मजमूई तौर पर मुल्की कर्जों में 10.2 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कर्जों में ये 44% तक का इजाफा हुआ। लेकिन इस सूरत हाल के बरक्स अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान मई से जून जो कर्जा हासिल किया उसमें कोरोना वबा के खिलाफ 289.4 अरब रुपए खर्च किए गए, जो कि अब तक का 6% बनता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जितना कर्ज अब तक लिया जा चुका, क्या पीटीआई की अब भी साबका हुकूमतों पर तनकीद बनती है? एनबीसी जस्टिफाई है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए माजी की हुकूमतों को बैठकर कोसना? नहीं, देखिए फिर तो वो हो जाएगा ना, जिस तरह इमरान खान साहब माजी की हुकूमतों को कोसते थे कि ये कर्जा लेती हैं, जो भी $1 कर्ज आता है उससे कौम पे कितना वबाल पड़ जाता है। जब रुपया डिवैल्यू होता है तो कौम पे कितना अजाब आ जाता है। जब एक्सपोर्ट कम होती हैं तो क्या होता है। ये सब वो है बिल्कुल आइडियल बातें थी, शीशे की तरह क्लियर। अब उन पर धुंध पड़ गई, उन पर गर्द पड़ गई, उन पर कीचड़ लग गई। अब वही बातें आप दोबारा कर रहे हैं। आज भी जो पार्लियामेंट का इजलास देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, वहाँ लतीफ़े हो रहे थे। वहाँ एक साहब उछल कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने ये किया। वो सवाल ये था कि आपने आज कितना कर्ज लिया, तो वो चले गए फिर माजी के अंदर। ये माजी के कैदी बन गए। सिर्फ तसनी किताब थी माजी के मज़ार, तो ये माजी के मज़ारों के मुजावर बन गए। ये कैदी बन गए और ये कैदी बन के अब वही बातें करेंगे जो तोते की तरह इनको सिखा दी गई हैं कि ये तो माजी वाले कर रहे थे। अरे वो कमबख्त थे, उनको पकड़ लिया आपने, उनको सजाएं दें, जेल में डाल दें। किसी को फांसी की सजा देनी है वो पहले भी दे दी है आपने, अब भी दे दें। अपना काम तो करें आपने क्या। अब आप उमर अयूब साहब ओए फिर याद आ गया, कहने लगे कोरोना के बाद हमारी मईशत खराब हो गई। कोरोना के बाद नहीं, कोरोना से पहले खराब हुई थी मईशत आपकी। एक और साहब है शिबली फराज के बेटे, उर्दू का इस्तेमाल देखें। हमारी एक्सपोर्ट सर उठाने लगी है। वो भाई एक्सपोर्ट सांप नहीं होता जो सर उठाता है, शोरिश नहीं होती, बगावत नहीं होती। एक्सपोर्ट एक अच्छी चीज़ होती है जो बढ़ती, इसमें इजाफा होता है। और वो भी एक काबिले मतलब डिबेटेबल बात है कि बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये कि बुराई तो है, और बुराई ये है कि आप पुराने खराब फरसुदा लोगों का नाम ले लेकर अपना दिफा कब तक करेंगे, उनके पीछे कब तक छुपेंगे आप स्टे ऑर्डर्स के पीछे में। वक्त तो आएगा आपका। सही। नज़रुम्मी साहब, एनबीसी ने रुपए की डिवैल्यूएशन की बात की। इन टर्म गवर्नमेंट के जाने के बाद डॉलर रेट 127 था, आज हम देखें तो फ्लक्चुएशन के साथ 167 या 168, मतलब 167 और 168। अब सवाल की तरफ भी जरा इशारा है कि साबका हुकूमतों पर तनकीद जायज़ है इन सब के बाद पीटीआई गवर्नमेंट की? ये बात ये है कि सारी इस पे कोई शक नहीं है कि हुकूमत पे तनकीद होती है। पीटीआई गवर्नमेंट की जो माशी पॉलिसियां हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, लेकिन उनको मुश्किल सूरत हाल तो विरसे में मिली थी, इसमें तो हम इनकार नहीं कर सकते। जो हालात थे और फिर आलमी तौर पर जिस तरह के हालात बने और जो भी बने हैं, तो उस लिहाज से कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं ये कर्जे वर्जे लेना। लेकिन बात ये है कि ये कब तक सिलसिला चलेगा कि वो हर बात के ऊपर जो है वो पिछली गवर्नमेंट्स को कोसते हैं और उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि अब उनको इक़्तिदार में आए हुए ठीक 2 साल होने को हैं। और अगर 2 साल के बाद भी वही रोना धोना है तो फिर लोग तो पूछेंगे कि भाई फिर आपने क्या किया। आपको जब इक़्तिदार मिला और हुकूमत मिली तो आप कोई तैयारी, कोई प्लान, कोई इख्तरा करके आए थे
तो अभी तक तो यही हमें मालूम पड़ा है कि बिल्कुल भी तैयारी के बगैर आए थे। और माशी जहां तक मैनेजमेंट की बात है, वहां तो बिल्कुल ही जो शुरू में 6-7 महीने सबने देखा, उसके बाद भी अब भी जो है वही पुरानी कट एंड पेस्ट किस्म की पॉलिसियां जो है वो चल रही हैं। बात कर्जा लेना है क्योंकि कारोबार हुकूमत तो चलना है, रियासत ने चलना है, कर्जे तो लेने पड़ेंगे क्योंकि आमदनी कम है, टैक्सेस जमा नहीं हो रहे, वो जो महसूलात हैं उनमें कमी रही। तकरीबन 900 अरब रुपया टारगेट जो था पिछले साल का, वो उसका शॉर्टफॉल रहा। और अब तो वैसे भी कोविड-19 की वजह से और माशी कारोबार वगैरह ठप हैं, इस साल भी कोई खास आमदनी नहीं होगी। कर्जे तो लिए जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हुकूमत उनको कम करेगी। वहां पे मामला आता है। वहां पे पीटीआई की नाकामी ये है कि उनके जो वादे उन्होंने किए, जो सब्ज बाग वो दिखाते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, खान साहब भी और उनके हवारी भी, वो उनमें से एक भी उन्होंने पूरी नहीं की। तो अब हमारे बहुत सारे जो आज़ाद हमारे माशियात हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के जो बजट है उसमें 1000 अरब रुपया या 1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से निकाले जा सकते हैं मुख्तलिफ मदों में। उसके ऊपर कम से कम कुछ तो काम करें, 100-200 बिलियन ही निकाल लें। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी भी वही पुराना कारोबार है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो पॉलिसी के जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बजट बनाते हैं और सियासी गवर्नमेंट पार्लियामेंट का कोई इनपुट नहीं है। ये जो बजट होते हैं, माशी पॉलिसियां होती हैं, इसमें आपको सियासतदानों की इनपुट इसलिए चाहिए होता है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के जो कंसर्न्स हैं उनको आगे लेके आते हैं। ये कर्जों का बोझ जो है ये बढ़ता जा रहा है। इतना बड़ा हुजूम तो मेरे ख्याल से तारीखी तौर पर नहीं हुआ और ये अफसोस की बात है क्योंकि जो खान साहब के जो वादे और बड़े बड़े दावे थे उन सब की कलाई खुल चुकी है। तो इस वक्त भी अभी भी मौका है कि अगर वो उनकी टीम जो है और वो जो है इसका जायजा लें कि कहां पर अखराजात में कमी हो सकती है, ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हमारे बच्चों के ऊपर जो ये कर्जों का बोझ है इसमें कुछ कमी वाक़ई हो सके। सही। मुज़म्मिल साहब, रज़ा साहब ने फरमाया कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर खत्म करेगी हुकूमत तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम रिसेंटली बजट की बात करें तो उसमें डेवलपिंग बजट के हवाले से हमें कुछ ऐसी तो कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई थी। तो फिर ये कर्जों का जो बोझ है मजीद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये माजी की हुकूमतें कसूरवार या नहीं, ये पीटीआई खुद इसकी कसूरवार है? देखिए जी, माजी की हुकूमतों ने कर्जे लिए तो कुछ 4 चीज़ें बनी हुई भी नज़र आ रही हैं। कुछ 10,000 मेगावाट बिजली भी बनी है, कुछ मोटरवेज भी बनी है। आप उन प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ भी तकरीर कर सकते हैं आधा घंटा, लेकिन बहरहाल वो प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो कर्जे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कर्ज़ों पर कमीशन बनाकर भी देख लिया है कि उनमें कोई किक बैक या कुछ तो नहीं था। सवाल ये है कि उन्होंने कर्जे लिए तो बिजली बनाई, मोटरवेज बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रोज बनाई। इन्होंने कर्जे लिए तो इन्होंने क्या बनाया? 2 साल में क्या बनाया इन्होंने जो इतने कर्जे लिए? पाकिस्तान की तारीख की 60 रुकनी सबसे बड़ी काबीना है। मुल्क माशी बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म एक इतनी जहाज़ जितनी काबीना के साथ मुल्क चलाने पर बज़िद हैं और वो समझते हैं कि ये 60 रुकनी काबीना ही इस मुल्क को इस माशी बहरान में से निकाल सकती है। आप समझें, मेरा मतलब है रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं नॉन डेवलपमेंट बजट कम करें, कहाँ से करें? वो तो कह रहे थे सबसे पहले हम अपने अखराजात कम करेंगे। तो इतनी बड़ी काबीना रख कर 4 भैंसें बेचकर अखराजात कम कर लेंगे। एक वज़ीर कम कर लेते तो वो 4 भैंसें बेचने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इतनी बड़ी काबीना के साथ इस माशी बहरान में जो हुकूमत चल रही है, आप समझते हैं कि वो कोई, मेरा मतलब है कि उसको माशी बहरान का कोई ख्याल है? उसको इस मुल्क के कर्जों का कोई दर्द है उस हुकूमत को कि वो इतनी बड़ी काबीना के साथ जो वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वज़ीरों और स्पेशल असिस्टेंट और मावनान ख़ुसूसी और वज़राए मुमलिकत की एक फ़ौज दफर मौज है कि अगर वो इकट्ठे उन सब का इजलास भी करना चाहें तो इस कोविड में उनका एक इजलास भी नहीं हो सकता। लेकिन माशी बहरान में ये सब वज़ीर तो अपनी जगह मौजूद हैं, इनके अखराजात अपनी जगह मौजूद हैं। और भी मैं कितने नॉन डेवलपमेंट अखराजात आपको बता सकता हूँ। इस हुकूमत ने जो सादगी के वादे किए थे हमारे साथ और जो आते ही 4 भैंसें और 2 गाड़ियाँ बेचकर बताया था कि हमने बड़ी सादगी शुरू कर दी है, वो काबीना के हुजम से नज़र आ रही है। वो पंजाब में काबीना के हुजम से, वो केपी में जो वज़रा के वज़ीर कर रहे हैं उससे नज़र आ रही है।
और वो जिस तरह लोगों को मनाया जा रहा है और जो तरक्याती कामों का काम है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा मतलब है कि हुकूमत के दिल में कोई दर्द दिल नज़र नहीं आ रहा मुझे। मेरी शायद नज़र ख़राब है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, पॉइंट आपका। जनरल साहब, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू और इनकी कितनी है? 51 ये है कि जो दावे इकोनॉमी वगैरह के थे, ये जो दावे थे कि हम सरफा करेंगे, खर्च अखराजात कम करेंगे, वो तो शायद पूरे नहीं हुए। लेकिन ये आप ज़हन में रखिए कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ऐसे नहीं है कि आदमी का मुंह एक तरफ हो गया तो आपने उसको कहा मुड़ के देखो तो वो मुड़ गया तो इकोनॉमी की तरह वो ठीक हो। ये ऐसे नहीं होता। इकोनॉमी एक दफा खराब कर दी जाए तो इट टेक्स टाइम, उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके लंबे मामलात हैं जो कि आपको तय करने पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पिछली गवर्नमेंट आपको $95 बिलियन का कर्जा छोड़ के गई। वो कर्जा आपकी बसात से बाहर था। $30 अरब का आपको ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गई। वो इसमें शामिल कर लें तो ये बनता है $125 अरब का खाता जो आपने पूरा करना था। और जब उन्होंने किस्त अदा करनी थी तो वो हुकूमत पैक करके चली गई। इस हुकूमत को किस्त अदा करनी थी जो $8.5 अरब की पहले साल में अदा की गई। ये वो दुख है। यही मैं कह रहा हूं कि आज भी रोना यही है कि आज की पार्लियामेंट इस हुकूमत से नहीं पूछ रही कि अगर कर्ज लेते जाओगे उतारोगे कैसे। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि कर्जा लेने वाले को उस वक्त कन्फ्रंट करते कि कर्जा तो लेते जा रहे हो, एक कानून एक असूल है इकोनॉमिक्स का कि आप अपनी जीडीपी से 60% से ज्यादा कर्जा लेंगे तो उतार नहीं सकेंगे। आप जिंदा रहेंगे, खाने के लिए रखेंगे या कर्जा उतारने के लिए देंगे। यहां यह दुख हुआ है कि आप कर्जा ले लेके चलाते रहे क्योंकि आपको पता था कि अभी इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं वो बाद में किसी वक्त देनी है, 3 साल बाद देनी है आपने, वो कोई देता रहता। आज आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं, ये दलदल से बाहर आने का रास्ता आपके पास कोई नहीं, सवाए इसके कि आपकी बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ जाती, वो नहीं बढ़ रही। वो आपको मसला आ गया कोरोना की वजह से। आप इस साल में रेमिटेंसेस नहीं होगी, टैक्स आपकी कलेक्शन बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आपका सिलसिला जो है वो भी बिजनेस का चल ही नहीं रहा। कराची में इंडस्ट्री का मसला बना हुआ है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको जब तक एक्सपोर्ट्स ना बढ़े, जब आपकी ये इकोनॉमिक जोन्स जो बनाना चाह रहे हैं वो इसीलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी इकोनॉमी हो, वो होगी तो शायद आप करें, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। नतीजा ये कि मुझे तो आगे अंधेरा नजर आता है कि ये इकोनॉमी ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। इसमें एक गलती जो इस हुकूमत ने और बड़ी शदीद की है वो ये है कि एक वक्त में शहबाज शरीफ ने कहा था कि आके मिसाके मईशत हम कर देते हैं। ये एक ऐसा जरिया था जहां आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड रख के तो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आगे 6 साल का या 7 साल का मंसूबा बना सकते थे। आज ये हुकूमत जाए तो अगली ने कंटिन्यू करना होगा। वो आके अगर अपना रोना ढोना शुरू कर दें कि ये पिछले ये कर गए तो मामला तो नहीं चलेगा। तो हर किसी को ऑन बोर्ड होना है कि इस इकोनॉमी को दलदल से निकालने के लिए आपने करना क्या है। तो बहुत सारे सख्त फैसले करने पड़े शायद, लेकिन आज अगर आप ताजर को लाना चाहते हैं टैक्स नेट में तो वो जाके एहतजाज करता है तो ऑपोजिशन साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर ऑपोजिशन ऑन बोर्ड होगी तो वो खड़ी तो नहीं होगी ना उसके साथ। आप अपने टफ डिसीजन जो भी करेंगे वो आप उनको इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ये इन्होंने जो बड़ी तबाही फेरी है वो ये है कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी, जिसकी वजह से नेशनल जितने भी इशूज हैं इकोनॉमी का इशूज में शामिल है उस पर एक ओवरऑल नेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकी। नतीजा ये कि हम तू मैं चक करते रहते हैं एक दूसरे पे। फैक्ट ये है कि ये इकोनॉमी इस तरह ठीक हो ही नहीं सकती। जिस मुल्क की आमदन से ज्यादा उसका कर्जा हो चुका हुआ है वो आप कैसे, आज 90% कर्जा लिया हुआ है, लेकिन आप उसमें ट्रेड डेफिसिट शामिल कर दें तो ये 100% बन जाता है। तो 100% आमदन 100% कर्जा तो आप जाएंगे किधर। तो ये एक सूरत हाल है जो आज इस गवर्नमेंट को है। पिछली पार्लियामेंट अगर नून लीग को कन्फ्रंट करती कि कर्जा लेते जा रहे हो, हमें बताओ उतारोगे कैसे। जब 60% से ऊपर गया था उनके गिरबान पकड़े जाने चाहिए। बात नहीं किया आपके जनरल साहब के हुकूमत की नाकामी है और किसी काम की पॉलिसीज नहीं है, उसी की वजह से हमें आज रोना पड़ रहा है। जी मुज़म्मिल साहब, लेकिन ये भी तो देखें उस वक्त मुल्क में बिजली नहीं थी
कि वो बिजली के प्लांट नहीं लगे हैं, ट्रेड डेफिसिट और वो सब कुछ जो है वो, अगर जो मुल्क आज हम सिर्फ कराची के लिए बिजली के लिए रो रहे हैं, उस वक्त तो पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी और सारी सब बैठा हुआ था। अगर वो प्लांट ना लगते कर्ज के लेकर तो आज मुल्क में बिजली होती। आज मैं और आप ये बात कर सकते। ये जो स्यापन कर रहे हैं ना उससे बात नहीं बनती, जो फैक्ट्स है ना उस पर बात करो। आपने बिजली के इतने महंगे उनसे एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो दलदल कौन उतारेगा, उसके निकलेगा। कोल के प्रोजेक्ट को दुनिया पूरी में नहीं लगाता, हमने लगा लिए। दुख बहुत है इन चीजों को, अगर कोई खंगाल के देखे तो आंखों में हाथ दे के रोना शुरू कर। चले बात यहीं पर आगे, वोट भी इसीलिए दिया गया था, मुशर्रफ ने ठीक किया ना कि उसने 10 साल लगाए ही नहीं। मुशर्रफ ने लगाया ही नहीं, वो बहुत अच्छा कर गया कि वो लगाया ही नहीं। और जब फिर आपके ऊपर तबाही मच जाए तो जो लगाए वो कसूरवार हो जाता है। अब ये गवर्नमेंट भी ना लगाए तो फिर और 5 साल बाद लोड शेडिंग या तो रोना धोना करते रहते हो। अब मुशर्रफ को ले आए, उसमें मुशर्रफ का क्या काम है? जुनेरा मेरे क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा प्लीज। मेरा क्या लगता है तुम अजीब इंसान हो यार, या स्यापा करते रहते हो या ये मुशर्रफ का किस्सा ले आए बिला वजह। किस किस्म के आदमी समझते हैं कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में उनको एनालिसिस उनका किया जा सकता है, वो मुमकिन नहीं है। ग्रे इतना ज़्यादा है और वो पिछले 30 इयर्स का है। मतलब ये जो कर्ज़े लेने की हिस्ट्री है हमारी, इसको 3 दहाइयाँ हो गई हैं, 3 decades, विच इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम। और अभी हम जो कर्ज़ा लेते हैं वो कर्ज़ा उतारने के लिए लेते हैं, तो बेसिकली हम एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। अब इसमें से निकलना कैसे है उसकी बात कोई भी नहीं करता। जनरल साहब ने राइटली डायरेक्ट किया है कि जो शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहा था, मैं उसमें ऐड करूंगी चार्टर ऑफ इकोनॉमी एंड चार्टर ऑफ गवर्नेंस, जो कि चीफ जस्टिस हमारे एक्स थे, उन्होंने कहा था अगर इन 2 चीज़ों पे ही इकट्ठे हो जाएं तो इस वक्त कराची का मसला भी हल हो जाए, इकोनॉमी का मसला भी हल हो जाए। ठीक है, रिकॉर्ड फिस्कल ईयर 2018-19 में रिकॉर्ड कर्जा लिया पीटीआई ने, लेकिन कोई ये भी पूछे क्यों लेना पड़ा। दे वर न्यू बीज अकॉर्डिंग टू मी, उनके पास प्लान नहीं था। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आए थे, बहुत हिकअप्स थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, इनसे हैंडल नहीं हुई। लेकिन अभी भी अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को अगर डेवलप करें, अपने इन्वेस्टर को इनकरेज करें, उनके ऊपर सख्त जो पाबंदियाँ कंस्ट्रक्शन में अभी आपको बेल आउट देना पड़ा है ना लोगों को, वही आप पहले दे देते। 1 साल में लोग डर के अपना पैसा छुपा के ना बैठते, इन्वेस्ट कर रहे होते, तो अब तक शायद कोई बेहतरी आ चुकी होती। आपने कहा हम टूरिज़्म के लिए दुनिया को यहाँ इनवाइट करेंगे, भाई अभी आपके हालात नहीं है टूरिज़्म वाले। अभी तो कोविड आ गया, जो कंट्रीज़ मशहूर हैं टूरिज़्म के लिए वहाँ कोई नहीं जा सकेगा। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? फिर फौरी ऐसे डिसीजंस जिनका अभी वेट किया जा सकता है। रोज़वेल्ट को हम जो होटल है उसको प्राइवेटाइज़ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। डायरेक्शन चाहिए इनको, डायरेक्शन, सॉलिड प्लान की ज़रूरत है। आई डोंट नो हफीज़ शेख इनको क्या एडवाइस कर रहे हैं, बट इनको बैठ के सॉलिड प्लान लाना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ जितनी और लेट होगी हाथ से निकल जाएगी। सही डायरेक्शन में जाना होगा, सही सिमत में जाना होगा, वरना मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ताकि मईशत से बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने गलती की कि अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं किया। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हुए बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि आज WHO की जानिब से बयान मंजर पर आया है, वो आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत के DG ने आज मुतादिद ममालिक के इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। कोरोना वायरस के मामले पर खदशा जाहिर किया है कि ये वायरस का बहरान बद से बदतर हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात की जाए तो क्या हुकूमत और आवाम इस तरह के हालात के लिए तैयार हैं? कोरोना वायरस के हवाले से जुनेरा आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी, लेकिन ये पॉइंट ज़रा यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अब से कोई 18 से 19 दिनों के बाद ईद उल अज़हा है और ठीक उसके चंद हफ्तों बाद मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो जाएगा। ज़रा इन दोनों माह मुबारक को मद्देनजर रखते हुए अपना जवाब दीजिएगा मुझे।
देखिए, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस के ऊपर तो यूएस में भी बहुत बहस हुई और बड़ा सिंपल सा रूल था कि जहाँ पे भी दो लोग इकट्ठे होंगे वहाँ प्रॉब्लम होगी तो लेट्स स्टे अपार्ट, आप हर तरह के जो इज्तिमा हैं उनको रोकें। और जब तक जो कंट्री उसको फॉलो करता रहा है, मतलब वेटिकन की सबसे प्राइम एग्जांपल है, फिर हज की सबसे प्राइम एग्जांपल है हमारे पास, कि ये दोनों चीज़ें रोकी गई कि लोग ना इकट्ठे हों उनकी अपनी सेफ्टी के लिए। और आपने देखा कि उससे आहिस्ता आहिस्ता किसी हद तक जो कर्व है वो फ्लैटन भी हुआ। दैट्स डिफरेंट कि जैसे ही फ्लोरिडा में आपने देखा है बीचेस खुली हैं तो फ़ौरन सर्ज वहाँ पे दोबारा आपने देखा है वायरस का हुआ है। तो अभी तक के एक्सपीरियंस से हमने ये लर्न किया है कि अभी तक सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के कोई वैक्सीन नहीं है, कोई और हल नहीं है। इवन जो एंटीबॉडीज़ के बारे में बात की जा रही थी कि प्लाज्मा डोनेट बाद में किया जा सकता है रिकवर करने के बाद, उस पर भी अभी बातचीत हो रही है कि ये कितना दुरुस्त है और कितना नहीं है। मेरे ख्याल है हमारे उलमा कराम को आगे आने की ज़रूरत है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एक जगह बैठ के लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बिकॉज आप अवेयरनेस देते हैं तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर नहीं करते फिर आप सख्ती करने के मजाज होते हैं। एज अ स्टेट आप अपनी रेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं ज़बरदस्ती करके भी। तो ये बहुत बड़ा एक खुदा न खास्ता अलमिया हो सकता है अगर हमने ईद उल अज़हा को उसी तरह मनाने की कोशिश की जिस तरह ईद उल फितर पे हुआ था। और दोनों को समझते हैं आप, ये प्रिपेयर हैं इस खतरे से निपटने के लिए? ज़ुनैरा, हुकूमत और आवाम दोनों? देखिए, लोग बहुत केयर कर रहे हैं, लोग बहुत केयर कर रहे हैं। अगर लोगों को लीड करें तो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हुकूमत बेहतर अंदाज में लीड करे तो मजीद जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। जनरल साहब, विद इन 90 सेकंड्स प्लीज। देखिए, बात यह है कि इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह हर वक्त गुंजाइश होती है। ज़ुनैरा अवेयरनेस की बात कर रही है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन मॉनिटरिंग या लोगों को चेक करना या उनको रहनुमाई करना वो लो लेवल की चीजें हैं जो कि सूबाई हुकूमतों को नीचे देखना चाहिए कि उनके मुख्तलिफ इलाकों में कोई ऐसा निज़ाम, कोई उन्होंने लोकल बॉडीज के लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल जरूरत है कि वहां पे इम्प्रूव किया जाए, लेकिन एक चीज ज़हन में रखें कि जिंदगी को मुकम्मल तौर पे आप मफलूज या मुअत्तल नहीं कर सकते। ये किसी भी जगह हुआ नहीं और होगा भी नहीं आएगा। नतीजा ये कि आपको थोड़ा बहुत जिंदगी को नॉर्मल चलाना ताकि लोगों के आम हालात और मामलात भी चलें, और उसके साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शंस रखना ये जरूरी होगा। उसके बगैर ये मामलात नहीं होंगे। जहां दीनी मामलात हैं वहां बिल्कुल उलमा इकराम को ऑन बोर्ड रखें और लोगों को उसमें एहतियात और उसमें जो भी शॉर्ट सर्किटिंग आप कर सकते हैं, बात चीजें अवॉइड कर सकते हैं, वो करनी चाहिए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी जरूरत है जो सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो उसमें अपना अपना हिस्सा डालें। हुकूमत ने एक बड़ा मजबूत किस्म का इंतजाम किया। मैं बड़ा हैरान हूं, मुझे पहले पता नहीं था। मेरे यहाँ पे एक फैमिली यहाँ पे सामने ही है, उनके कोरोना निकला, उन्होंने जैसे ही टेस्ट करवाया उन्होंने पॉजिटिव दिया, उनको उसी वक्त, क्योंकि ये इन्होंने गालिबन इंटरनेट से नादरा को कनेक्ट किया हुआ है और वहां से इंफॉर्मेशन एनआईएच में जाती है, एनआईएच से उनको टेलीफोन आया, उनको हदायत उन्होंने दी कि ये करना है, और फिर उन्होंने आके अगले दिन उनके सारे चेकअप किए कि उनकी बॉडी सिचुएशन है क्या, और उनमें से एक आदमी को उन्होंने हॉस्पिटल रवाना किया एम्बुलेंस में डाल के। अगर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इस तरह चल रहा है तो स्प्रेड करना यानी उसके फैलाव से बचना जो है वो अवाम की जिम्मेदारी है कि वो एहतियात करें। हुकूमत की कारकर्दगी में इतनी बेहतरी आ गई है कि आने वाले दिनों के लिए हम समझते हैं कि हुकूमत तैयार है और अवाम में भी खासी हद तक अवेयरनेस आई है। रज़ा रमीज़ साहब, अपने एनालिसिस मुझे आलमी मंजरनामे के हवाले से भी जरा उस पर भी बात करते हुए मुझे बताइएगा कि बाहर किस तरह से इस चीज को लिया जा रहा है। जी देखिए, बात ये कि WHO की जो ये वार्निंग आई है और ये उसकी जो बुनियाद है वो इस तरह है कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं अमेरिका में कुछ ऐसी रियासतें हैं, मसलन कैलिफोर्निया में, उसमें वो कह रहे हैं कि दूसरी लहर जो है इस वायरस की शुरू हो गई है और इसी वजह से वहां पर दोबारा से जो कारोबार वगैरह हैं बंद किए जा रहे हैं। इसी तरह खदशा है कि दीगर ममालिक में भी एक दूसरी वेव आएगी। अब ये कब कहीं पर पहले आ रही है, ज़्यादातर जो मतवक्को तौर पर जो है वो जो ख़िज़ां का मौसम है सितंबर अक्टूबर के बाद
तब एक दूसरी लहर जो है उसका तमाम साइंसदानों की यही जो है प्रेडिक्शन है, जो वो उनके मुताले और माजी में जो वबाओं का के फैलाव का जो ट्रेंड रहा है। तो इसी वजह से शायद यही वजह है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर भी डिबेट है कि हमने अपनी पीक क्रॉस की है कि नहीं। आदादो शुमार तो कम हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अभी हमने अपनी पीक पर नहीं पहुंचे और वो पीक जो है अभी वो आनी है, और उसके बाद जब वो नीचे थमेगा तो फिर से दोबारा स्टार्ट होगा। यही वजह है कि बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जो है वो ये तकरीबन जो 1 साल है आने वाला, उसमें ये इसी मसले से निपटना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। और उसके लिए जो भी हिफाजती तदाबीर अपनाई जा सकती है। नज़र उम्मीद साहब, ये नहीं हमसे मुराद मतलब हमारी आवाम भी और हमारी हुकूमत भी। वेरी क्विकली प्लीज। देखिए, हमारी आवाम तो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि लोगों में शऊर भी बढ़ रहा है, इसकी समझबूझ भी बढ़ रही है, और गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसियां जो है कुछ गलतियों को रेक्टिफाई किया है। लेकिन अभी भी वो कौमी प्लान जो है, एक नेशनल प्लान, उसकी जरूरत है और इत्तेफाक राय की जरूरत है। जो सॉरी टू इंटरप्ट नज़र उम्मीद साहब, वक्त बड़ा मुख्तसर है मेरे पास। NBC विद इन 90 सेकंड्स प्लीज। देखिए, बात ये कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कल कहीं पर कहा है कि हम पीक क्रॉस कर चुके हैं 20 दिन पहले, जून में उन्होंने कहा है। तो जब पीक क्रॉस कर गए तो क्या गम है यार, क्या मसला है? इसलिए टेस्ट भी कम हो गए, टेस्ट पूरे पाकिस्तान में कम हो गए। मैं एक मिसाल दूंगा आपको वियतनाम की, कि जहाँ पहली बार जब अटैक हुआ कोरोना का, तो वो रोड पे चढ़ के बैठ गए, घोड़े पे सवारी करते ना, और उसको उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने 1 महीने के बाद दूसरी बार टेस्टिंग की, हर फर्द की। केरला एक स्टेट है इंडिया की, वहाँ घर घर टेस्टिंग होती है, और कर्नाटक जो पड़ोसी स्टेट है वहाँ पर हम हमारी तरह की टेस्टिंग होती है। केरला जीरो हो गया है और कर्नाटक हाई पे चला गया है। बॉम्बे में तीसरा अटैक हुआ है, स्पेन में दूसरा अटैक हुआ है, इटली में दूसरा अटैक हुआ है, अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में दूसरा अटैक हुआ है। तो ये कोरोना आपको छोड़ेगा नहीं जब तक इसकी वैक्सीन ना हो जाए, स्कूलों में जाके टीके देने लगा दी जाए, उस वक्त दिन छोड़ेगा, एहतियात करना पड़ेगी। खौफ जो आप कह रहे हैं ना कि अवाम तैयार हो गए, तो अवाम अभी तक तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जनाजे उठते देखे अपने मोहल्लों से, 2 भाइयों के जनाजे एक साथ, तो फिर उनमें खौफ आया, उनमें डर आया और वो सहम गए। पिछली ईद पर जो इज्तिमात हुए थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़े थे। मुझे लगता है कि जो खौफ कराची में इस वक्त है, उसके बाद कोई हाथ नहीं हुकूमत का, जिसके अंदर मलकुल मौत का हाथ है, तो शायद ये इज्तिमात कम हो। मेरा ख्याल है ये वो इज्तिमात ना हो कि जो सड़कों के पार तक हमें नजर आया करते थे, जहाँ मस्जिद से बाहर निकल जाया करते थे। वुहान में मैं आपको अगर मिसाल दूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी न किसी हद तक मतलब अवाम में भी शऊर पैदा हो चुका है, तो अवाम ने भी अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लिया, राइट? NBC मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। ठीक, मुजम्मिल साहब क्विकली प्लीज। देखिए, हम छोटी ईद और बड़ी ईद का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान में। छोटी ईद एक बिल्कुल डिफरेंट ईद है, और बड़ी ईद जो है वो कुर्बानी और सुन्नत इब्राहिमी की वजह से एक डिफरेंट ईद है। इस बार जो सबसे बड़ा मसला है वो कुर्बानी का है। जो कल भी असद उमर साहब ने पंजाब में या NCOC की मीटिंग ली है, उसमें भी बेसिक फोकस था कि कुर्बानी कैसे होनी है। मवेशियों की मंडियां लगेंगी, वहाँ लोग जाएंगे हज़ारों की तादाद में, इतने लोगों की स्क्रीनिंग कैसे होगी, व्यापारियों की स्क्रीनिंग कैसे होगी। एक मंडी में से जब कोरोना फैलना शुरू करेगा तो वो कितने लोगों को कैसे लगेगा। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि सिंध ने तो बिल्कुल इसकी मुखालफत की, लेकिन पंजाब ने और सब ने कहा कि मवेशी मंडियाँ लगनी पड़ेंगी, और फिर घर घर कुर्बानी भी होगी, कसाई भी जाएंगे, फिर उस गोश्त की तकसीम का भी एक मामला है। तो मेरा मतलब है कि हम पिछली ईद को इस ईद से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि कर सकते हैं क्योंकि छोटी ईद के अपने, लेकिन अभी तक कोई बात, बड़ी ईद की रसूमात अपने हवाले से, लेकिन अवाम ने भी एहतियात करना है और हुकूमत भी अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिश है। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।